हाँ जी, तो अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम शुरू कर रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 4, ठीक है, फ्रॉम कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक पार्ट जो है वो तो तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि z अगर मेरा x प्लस आइटा y है, दैट विल बी इक्वलेंट टू x कोमा y, ठीक है, दैट विल बी इक्वलेंट टू x कोमा y, ठीक। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल जो आर्गन प्लेन होता है उसको नॉर्मल प्लेन की तरह भी तुम सोच सकते हो, बस जो इमेजिनरी एक्सिस है वाई एक्सिस उसको तुम इमेजिनरी एक्सिस की तरह सोच सकते हो, या इमेजिनरी एक्सिस को वाई एक्सिस की तरह सोच सकते हो। तो नॉर्मल रूल्स ही हमारे लगेंगे जो कोऑर्डिनेट मेट्रिक के, ठीक है, तो रूल्स अलग नहीं हो जाएंगे। तो जैसे अब अगर ये पॉइंट हमारा लेट्स से z2 है एंड ये पॉइंट हमारा z1 है, इन दोनों को ज्वाइन करके ये जो लाइन सेगमेंट आ रही है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा है। तो अब ध्यान से चीज़ों को समझना, ठीक है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला था सबसे पहले वो इधर भी लगेगा, मतलब लेट्स से हमें एक पॉइंट z फाइंड करना है जो इसको लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस। बस वहां पे x एंड y के लिए दोनों के लिए अलग अलग करते थे, यहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ ही कैलकुलेट हो जाएंगे x एंड y। तो क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक, कि z विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z1 प्लस म्यू टाइम्स z2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, ठीक, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो ये z आ जाएगा। सिमिलरली मिड पॉइंट जो आएगा, सिमिलरली मिड पॉइंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 बाई 2। तो z1 z2 को ज्वाइन करके जो मिड पॉइंट आएगा वो तुम्हारा z1 प्लस z2 बाई 2 आ जाएगा, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब रेशो के अंदर मैंने पहले भी बात की थी पिछले वाले लेक्चर में भी, इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड करना, ठीक है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला एंड एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर एक्सटर्नल में ना थोड़ी सी बात है बताने के लिए, ठीक, तो ध्यान से देखना। लेट्स से हमारे पास एक लाइन है, एक पॉइंट है z1, एक पॉइंट है z2, ठीक। अब अज्यूम करो ये वाला पॉइंट जो z है, राइट, ये इंटरनल आ रहा है, तो इंटरनल लैम्डा रेशियो म्यू में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा वो z क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा टाइम्स z2 प्लस म्यू टाइम्स z1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि दिस पार्ट इज द इंटरनल पार्ट, ठीक, दिस इज द इंटरनल एंड द अदर टू पार्ट्स आर द एक्सटर्नल पार्ट्स। ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ठीक है, ये इंटरनल हो गया। अब कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैंने ये चीज बोली कि पॉइंट z डिवाइड्स z1 and z2 externally, in ratio lambda ratio mu, देन z क्या होगा। तो पहली बात तो z के लिए क्या करोगे, ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस लगा दोगे, तो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स z2 माइनस म्यू टाइम्स z1 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस म्यू होगा ये। अब जनरली बच्चों के मन में ये आता है कि वो इस वाले एक्सटर्नल में लाई करेगा, इधर करेगा, या दोनों तरफ लाई करेगा, ठीक। एक्चुअली में ये कहाँ लाई करेगा, कौन से वाले पार्ट में लाई करेगा, ये वैल्यू डिपेंड करती है ये लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू के ऊपर, ठीक, कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे, कैसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। देखो मान लो ये z1 है, ये z2 है। सर माइक ऑन कर। यस सर। अब मेरे को ये बता भाई सरब कि जो भी पॉइंट्स इधर होंगे, ठीक, जो भी पॉइंट्स इधर होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स z2 से पास होंगे या z1 से पास होंगे। सर मतलब कैसे? मतलब ये जो पॉइंट है
इधर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो Z2 के ज्यादा पास होंगे या Z1 के ज्यादा पास होंगे? Z2 के सर। ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि बीच में ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी आ रहा है Z1 के लिए। तो ये कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ये लैम्डा म्यू है तो अगर जितने भी पॉइंट्स इधर लाई करेंगे उनके लिए लैम्डा वुड बी ग्रेटर देन म्यू। हाँ या ना? हाँ जी सर। पक्का, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब ये सोच कि अगर जो भी पॉइंट्स इधर लाई करेंगे, इधर वाले पार्ट में लाई करेंगे, वो Z1 के ज्यादा पास होंगे या Z2 के? Z1। तो अगर ये लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड करते हैं तो लैम्डा वुड बी लेस देन म्यू। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर, अब ध्यान से देखना ये चीज, कि Z डिवाइड्स Z1 and Z2 in lambda ratio mu externally, ठीक, Z डिवाइड Z1 Z2 in lambda ratio mu externally। अब ये वाला जो Z है, राइट, ये कहां लाई करेगा? ठीक, ये इधर वाले एक्सटर्नल में लाई करेगा या इधर वाले एक्सटर्नल में लाई करेगा? ये दोनों की दोनों कहां लाई करेगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लैम्डा बड़ा है या म्यू बड़ा है। ठीक, क्योंकि देखो इस चीज का मतलब क्या है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2, जो चीज पहले लिखी होती है उसका डिस्टेंस पहले आएगा, डिवाइडेड बाय जो चीज बाद में लिखी है तो उसका डिस्टेंस बाद में आएगा। दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। अब देखो, अगर लैम्डा बड़ा है तो इसका मतलब है कि Z का डिस्टेंस Z1 से ज्यादा होगा, म्यू अगर छोटा है तो यानी कि Z का डिस्टेंस Z2 से कम होगा। तो यानी कि Z1 से डिस्टेंस ज्यादा होगा, Z2 से कम होगा, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो म्यू ग्रेटर देन लैम्डा है तो लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, तो मतलब वो यहाँ पे लाई करेगा। ऐसे अगर लैम्डा छोटा हो गया तो वो यहाँ पे लाई करेगा। सर क्लियर हुआ? यस सर। दोनों में से एक एक्सटर्नल साइड लाई करेगा, वो डिपेंड करता है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू कहाँ पे है। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो। क्लियर हुआ? उदय, कृतेश, आर्यन? यस सर, क्लियर है। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो, और मैं थोड़ी सी डिटेल में चीज समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखो जरा, लेट से अब ये लाइन ज्वाइन की हमने, ये आ गया Z1, ये आ गया Z2। भाई सर अब मेरे को ये चीज बता, एग्जैक्टली मिड में क्या रेशो होती है? 1:1। 1:1, परफेक्ट, 1:1। ठीक, अब मेरे को ये बता, कोई भी नंबर, ठीक, चलो डिफरेंट कलर कोड यूज करते हैं, कोई भी नंबर जो इधर लाई करेगा वो Z1 के पास है या Z2 के पास है? इक्वली सर पास होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे जो लाई करेगा वो Z1 के ज्यादा पास। अच्छा, Z1। तो येलो वाले पोर्शन में कोई भी पॉइंट जो लाई करेगा वो Z1 के ज्यादा पास होगा, है ना? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लैम्डा रेशियो म्यू है, राइट, तो यहाँ पे लैम्डा विल बी लेस देन म्यू। हाँ या ना? तो इस पार्ट के लिए लैम्डा विल बी लेस देन म्यू। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, इस पार्ट के लिए देखो, लैम्डा मैं लेके जा रहा हूँ Z1 से, तो इस पार्ट के लिए क्या आ जाएगा? अगर कोई भी पॉइंट इधर है तो इस पॉइंट का ये लैम्डा ज्यादा हो जाएगा, तो कहने का मतलब है इस पॉइंट के लिए लैम्डा विल बी ग्रेटर देन म्यू। हाँ या ना? यस सर। पक्का? हाँ जी, उदय, कृतेश, आर्यन, क्लियर हुआ? यस सर। तो कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट से इधर इधर लाई कर रहा है, ठीक, इधर इधर, फिलहाल इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा लैम्डा लेस देन म्यू, लैम्डा ग्रेटर देन म्यू। ठीक, और जो लैम्डा है वो Z1 से डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय जो म्यू है वो Z2 से डिस्टेंस की बात होती है। अच्छा, अब देखो, अगर कोई पॉइंट इधर लाई कर रहा है, अगेन ये लैम्डा ज्यादा हो जाएगा, म्यू कम हो जाएगा। हाँ जाना सर? अब यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले पार्ट के लिए भी लैम्डा विल बी ग्रेटर देन म्यू, बट ये होगा इंटरनली, ये होगा एक्सटर्नली। बट कहने का मतलब ये चीज है कि इस टोटल पार्ट के लिए, राइट, लैम्डा विल बी ग्रेटर। ऐसे ही ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, इस पार्ट के लिए लैम्डा विल बी लेस देन म्यू, लैम्डा विल बी सॉरी, लैम्डा विल बी लेस देन म्यू, बट ये होगा एक्सटर्नली, ये होगा इंटरनली। आई होप ये चीज क्लियर हुई? क्लियर है सर। पक्का? ठीक, बट वो इंटरनल एक्सटर्नल का फंडा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस याद रखो कि मिड पॉइंट पे 1:1 होता है, इसके अलावा बाकी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा Z1 से डिस्टेंस कम होगा, तो Z1 का जो डिस्टेंस का रेशियो वाला पार्ट है वो छोटा होगा, और जो दूसरे वाले का Z2 का पार्ट है वो बड़ा होगा। और ये चीज बाय द वे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज नहीं है, ये सेक्शन फॉर्मूला की चीज है। तो याद रखना, ये सेम चीज हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी चलेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट इसमें? चलें आगे। तो एक्सटर्नल का आई होप अभी थोड़ा बहुत क्लियर होगा तुम्हें कि किस तरीके से क्या चीज होती है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कि अगर मेरे पास Z1 Z2 Z3, अब ट्राइंगल की बात आ रही है कि ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ABC के, Z1 Z2 Z3, ठीक। तो इस ट्राइंगल का अब डिफरेंट चीजें होती हैं। ABC, सबसे पहली चीज होती है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ठीक। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। ये होता है सेंट्रोइड हमारा, ठीक है। अगेन सेंट्रोइड क्या होता है हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन मालूम है क्या होती है? प्लीज बताओ या बताऊं? जो बाइसेक्ट करके जाती है वो। ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। कहने का मतलब अब मैंने BC का मिड पॉइंट लिया D, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये मीडियन हो जाएगी, बात समझे? ऐसे ही AC यस सर। का E, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये मीडियन हो जाएगी। ऐसे ही इन दोनों का मिड पॉइंट लिया और इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये मीडियन हो जाएगी। और मीडियन जो होती है, राइट, ये जो तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ऐसे ये दोनों बराबर हैं। एक और चीज यहाँ पे मीडियन सेंट्रोइड जो है ये मीडियंस के साथ मिलके टोटल 6 ट्राइंगल्स बना रहा है तुम्हारे सामने। ठीक है, ये 6 ट्राइंगल बना रहा है, तो ये 6 के 6 ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ऑल दीज 6 ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो सेंट्रोइड मीडियंस के साथ मिलके ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये 6 के 6 जो इक्वल पार्ट्स होते हैं, 6 जो पार्ट्स होते हैं इनका इक्वल पार्ट्स है, तो ऑब्वियसली बाय एरिया दे आर इक्वल, ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो ये चीज याद रखना कि जो मीडियन सेंट्रोइड होता है, इट डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। इट डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये 2 ये 1 होगा, ये 2 ये 1 होगा, ऐसे ये 2 एंड ये 1 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा 2 होता है और ऑपोजिट साइड से डिस्टेंस हमेशा 1 होता है। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट इज कि इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं फिर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं प्रॉपर डिराइव करा रहा हूं मेथड, ठीक है, ताकि तुम्हें प्रॉपर पता चले किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा सर, अब माइक ऑन कर जल्दी। हाँ जी सर। कोई डाउट अभी तक? नो सर, क्लियर है। अब मेरे को ये बता, D मिड पॉइंट है BC का, हाँ या ना? यस सर। माइक ऑन रख, ऑफ मत कर। तो D मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे B एंड C के अकॉर्डिंगली? डी के कोऑर्डिनेट्स Z2 + Z3/2। परफेक्ट। अब मेरे को ये बता कि ये जो पॉइंट है, ये A D को इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना? हाँ जी सर। ये मैं पॉइंट के ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। ऐसा क्या? ये A है Z1, ये D है क्या Z2 + Z3/2, और ये जो पॉइंट है ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 × Z2 + Z3/2 + 1 × Z1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। 2 कटा तो क्या आ गया? Z1 + Z2 + Z3/3, तो ये आ गया मेरा सेंट्रोइड।
तो सेंट्रोइड, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी चलेगा बाय द वे, क्या चीज कि तीनों के x को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, तीनों के y को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, तो वो जो पॉइंट आएगा वो तुम्हारा सेंट्रोइड होगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो देयरफॉर सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स आए, ठीक, सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे तुम्हारे z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। ठीक है, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं? उदय, कृतेश, क्लियर है। कृतेश, क्लियर है सर। उदय, यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो हमें चाहिए रहता है वो है इन सेंटर। ठीक है, इसके नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी चाहिए रहेगा। ठीक, अब मैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बता देता हूँ। पहले चलो सेंट्रोइड के नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख लो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे। ठीक, उधर जब हम करेंगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि अगर ये पॉइंट ए है, ये x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, सी पॉइंट x3 y3, तो जो सेंट्रोइड होगा अगेन क्या आ जाएगा, समीशन xi बाय 3 कोमा समीशन yi बाय 3। ठीक, क्या हो जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, ये तुम्हारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये सेंट्रोइड। चलो अब नेक्स्ट इज इन सेंटर। ठीक, नो व्हाट इज इन सेंटर? सबसे पहले इन सेंटर होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से मैं अंदर सर्कल बना सकता हूं और वो तीनों साइड्स को टच करके जाएगा सर्कल, यानी कि तीनों जो साइड्स हैं ये टेंजेंट एक्ट करेंगी। ये भी टेंजेंट एक्ट करेगी लाइन, ये भी टेंजेंट एक्ट करेगी, ये भी टेंजेंट एक्ट करेगी। ठीक, तो इस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक, अब अगर मान लो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। ठीक, एंड ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक, एंड A के ऑपोजिट आने वाली साइड की लेंथ है A, B के ऑपोजिट आने वाली साइड की लेंथ है B, एंड C के ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो है C। ठीक, तो इस तरीके से ABC है। ठीक, तो अगर इस तरीके से ये ABC है तो जो इन सेंटर होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको ऑपोजिट साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A Z1, B को Z2 से तो B Z2 प्लस C को Z3 से तो C Z3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। तो ये जो चीज आती है ये इन सेंटर होती है। अब ये कहाँ से कैसे है वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, मेथड होता है सबका डिराइव करने का, बट इसको एज इट इज याद रखो। ठीक है, अच्छा बाय द वे कृतिश माइक ऑन कर। यस सर। ये जो A लेंथ है इसकी वैल्यू आएगी क्या इन टर्म्स ऑफ Z2 एंड Z3? Z2 एंड वो उसको डिवाइड करेगा ना, उस हिसाब से बोलना नो, है। A लेंथ है, Z2, A इज द डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3। अच्छा उदय, यस सर। उदय A जो लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन Z2 एंड Z3। तो A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z2 एंड Z3 क्या होगी? सरब सर Z2 माइनस Z3 का मॉड। हाँ जी सर, मॉड भूल गया। मॉड क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, ऐसे B की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z1 माइनस Z3 का, Z2 का मॉड। C की वैल्यू आ जाएगी Z1 माइनस Z2 का मॉड। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक सर है, अगर हम हाँ इसको जी, पुट्ठा लिखे तो कोई पंगा तो नहीं? कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। ये मोड वही वाला है जो नेगेटिव हटा देता है। तो इसको Z2 माइनस Z3 लिखो या Z3 माइनस Z2 लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके सर। ठीक है ना? चलो चलो, ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, चलो देन
अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो Z1 Z2 Z3, ठीक। तो भाई ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस जो है ये तीसरे डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब जाके 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर आएंगे, अदरवाइज 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं आ सकते। तो अब ध्यान से देखो ये चीज कि ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा हमारा Z1 माइनस Z2 का मोड, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा Z2 माइनस Z3 का मोड, एंड ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा Z1 माइनस Z3 का मोड। तो बेसिकली होता क्या है, कंसेप्ट क्या है कि इफ एनी टू डिस्टेंसेस, sum of any two distances is equal to the third distance, if sum of any two distances is equal to third distance, then वो जो तीनों पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में ये तीनों डिस्टेंसेस निकाले गए हैं, then 3 points forming these distances, then these 3 points forming these distances are collinear, then ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो होंगे ये कोलिनियर होंगे, ठीक है, ये चीज आ जाती है हमारी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ के हिसाब से क्या चीज बनती है कि Z1 माइनस Z2 का मोड प्लस Z2 माइनस Z3 का मोड इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 का मोड। अब अगर ये चीज आ रही है तो जाके तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे Z1 Z2 Z3 कोलिनियर हो जाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक 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 है। अच्छा चलो, अब आगे जा रहे हैं, ठीक। रोटेशन का कंसेप्ट है, रोटेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। रोटेशन थ्योरम, कोनीस थ्योरम इसको बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द, दो चीजें हमारी मेन बची हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। एक है ये रोटेशन थ्योरम, देन सेकंड इज डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर दो पार्ट आते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी, जो एडवांस में जनरली कवर होता है, मेंस में नहीं, मेंस में होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एडवांस में भी वैसे क्यूब रूट और nth रूट दोनों कवर अप होते हैं, लेकिन जो मेंस है उसके अंदर स्पेशली nth रूट काफी कम देखा गया है, एक आधा क्वेश्चन ही देखा गया, जनरली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही देखा गया। तो ये 2-3 टॉपिक्स हमारे जो होते हैं, ठीक। इसमें से जो कोनीस थ्योरम है, रोटेशन थ्योरम है, ये अभी हम आज देख रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हमारा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसके रिलेटेड एंड जो nth रूट ऑफ यूनिटी उसके रिलेटेड सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सर, हाँ जी सर जो रोटेशन थ्योरम है वो तो कोऑर्डिनेट का नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट ये रोटेशन थ्योरम होता ही कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इनफैक्ट अगर हमें कोऑर्डिनेट थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर हमें रोटेट करना होता है ना, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू को इसको रोटेट करते हैं, फिर उसको वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर अप करते हैं। मैं इसके अंदर एग्जांपल कराऊंगा अभी, ठीक है, जिसके थ्रू पता चलेगा तुम्हें। अच्छा सर। ठीक है, अब जैसे देखो जरा, सबसे पहले तो ये चीज देखो कि इसके अंदर बिल्कुल बेस पार्ट क्या है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो बिल्कुल बेस पार्ट है, ठीक, बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो क्या चीज है, ठीक है। वो ये चीज है कि अगर मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किया तो क्या हो जाएगा जी, R1 e की बार आइटा थीटा 1 इंटू R2 e की बार आइटा थीटा 2 और R1 सिस थीटा 1 इंटू R2 सिस थीटा 2, ठीक है। मैं दोनों फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में ये चीज पता नहीं चलती, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख रहा हूँ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, R1 इंटू R2 e की बार आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 और R1 इंटू R2, ठीक, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो कहने का मतलब ये चीज है कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है एंड एंगल ऐड हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। एंड सिमिलरली अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, R1 e की बार आइटा थीटा 1 डिवाइडेड बाय R2 e की बार आइटा थीटा 2 और R1 सिस थीटा 1 डिवाइडेड बाय R2 सिस थीटा 2। तो ये क्या बन जाएगा, R1 बाय R2 e की बार आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 और R1 बाय R2
सिर्फ θ1 माइनस θ2। हाँ जी, ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ये क्लियर है ना पार्ट? क्लियर है सर। राइट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है एंड आर्गुमेंट ऐड हो जाता है, एंड डिवीजन में, ठीक, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाता है, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाता है एंड आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ध्यान से देखो इस चीज का मतलब क्या है। ठीक, अब मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है, इसी का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं। लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, दैट इज r1 e की पावर आइटा θ1। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर मेरे को इसको रोटेट करना है एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है बाय एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, अब इस पूरी चीज का मतलब क्या है? ठीक, इस चीज का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसको ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन किया, इसका ये एंगल आ रहा है θ1 एंड ये डिस्टेंस जा रहा है r1। अब इसको कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन सॉरी सॉरी, तो अब देखो क्या कंसेप्ट है ये कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एंगल θ1 है एंड डिस्टेंस उसका r1 ओरिजिन से। अब ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि इसको रोटेट करना है अबाउट ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यानी कि इसका सिर्फ एंगल चेंज करना चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब इट्स लाइक दिस, आर्क बना लो, ठीक, ये r1 रहना चाहिए एंड ये एंगल थीटा हो जाना चाहिए। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये आएगा z1 इन, दिस इज नथिंग बट z1 इन न्यू पोजीशन। अब z1 इन न्यू पोजीशन का मतलब है ये चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसका नया कोऑर्डिनेट z2 बन जाएगा। अभी तक क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? करेंगे कैसे वो नहीं मैंने अभी तक बताया, बट रोटेशन करने का मतलब ये चीज है कि यस वो ओरिजिन के अबाउट रोटेट होगा, पहली बात ये, एंड एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट करना है हमें बाय कीपिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज, अभी हमने ऊपर क्या बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है एंड एंगल ऐड हो जाता है। अब हमें इस नीचे वाले कंसेप्ट में क्या करना है, सिर्फ एंगल को ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि इट शुड रिमेन r1, तो ये r2 की वैल्यू 1 रख दो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं z1 को मल्टीप्लाई करूं e की पावर आइटा थीटा से, सिर्फ 1 डॉट e की पावर आइटा थीटा से, कहने का मतलब ये, यानी कि ये बन जाएगा r1 e की पावर आइटा थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डॉट e की पावर आइटा थीटा, तो इट विल बिकम r1 इंटू e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो इससे हुआ क्या, फाइनल मैग्नीट्यूड सेम रहा, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन एंगल थीटा ऐड हो गया, यानी कि अब ये जो चीज आएगी दिस विल बी नथिंग बट z2। तो z2 की वैल्यू यानी कि z1 इन इट्स न्यू पोजीशन, रोटेटेड पोजीशन पे क्या आएगा, दैट इज r1 e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मेरे को थीटा एंगल से रोटेट करना है तो कुछ नहीं करना, उसको e की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया, कंसेप्ट ये आया कि इफ any complex number is multiplied by e की पावर आइटा थीटा, then it is rotated about origin by an angle theta in anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक, ऐसे ही
अगर मैंने ई की बार माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, बात खत्म। तो इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड by e की बार माइनस आइटा थीटा, then it is rotated about origin by an angle theta in clockwise डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? क्लियर है सर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेट्स से सर एक बार लास्ट लाइन दिखा दो, क्या लिखी थी? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ई की बार माइनस आइटा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस आइटा थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि उसका एंगल कम हो जाएगा। एंगल कम होने का मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ थीटा से रोटेट हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो अगर मैं ई की बार माइनस आइटा थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा अबाउट ओरिजिन, दैट्स इट। उसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम रहेगा। बात समझ में आया? इन ए वे ऐसा समझ के जाओ, ठीक है, कि यहां पे एक R1 रेडियस का सर्कल है, ठीक, ऐसे R1 रेडियस का सर्कल है, तो होगा क्या, इस सर्कल के ऊपर वो थीटा एंगल से ऊपर या नीचे रोटेट होना शुरू हो जाएगा एज एन आर्क। बात समझ में आया? एक आर्क के ऊपर। यस सर, क्लियर है। उदय क्लियर हो रहा है भाई? Yes, sir. Clear. ठीक है, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल देखो, लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है 3 + 2 आइटा, ठीक, लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1 2 3 1 2, ठीक, दिस इज द पॉइंट 3 + 2 आइटा, ठीक है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट 3 + 2 आइटा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मेरे को इसको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से, ठीक। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है, रोटेट दिस 3 + 2 आइटा एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, ठीक। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फॉर दिस, मल्टीप्लाई ई की बार आइटा π/2। अब ई की बार आइटा π/2 पता क्या होता है, cos π/2 + आइटा sin π/2, तो दैट cos π/2 होता है 0, sin π/2 होता है 1, तो बेसिकली बचा आइटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये देखो ऐसे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, आइटा × 3 + 2 आइटा, so that will be equal to, देखो क्या बन जाएगा, ये 3 आइटा 2 आइटा स्क्वायर, तो दैट इज -2। तो ऑब्वियसली ये जो ये आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज -2 एंड ये 3 ऐसे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके मिला है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो अच्छा, अब मान लो मेरे को इसको, सेकंड पॉइंट है, रोटेट दिस 3 + 2 आइटा क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। उसके लिए हम ई की बार माइनस आइटा π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी cos -π/2 + आइटा sin -π/2, तो वो आ जाएगा माइनस आइटा। तो किसी को भी माइनस आइटा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये वाला पॉइंट इस तरीके से ऐसे रोटेट होकर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या आएगा, माइनस आइटा × 3 + 2 आइटा, ठीक। सो दैट वुड बी माइनस आइटा × 2 आइटा, दैट इज 2 - 3 आइटा। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 2 - 3 आइटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक, उदय, कृतेश, क्लियर हो रहा है?
यस सर। थर्ड पॉइंट है रोटेट दिस 3+2 आइटा, अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री का मतलब ये है, देखो अगर मेरे को किसी को एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री से रोटेट करना है तो इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री से रोटेट करके यहां तक आएगा, क्लॉकवाइज 180 डिग्री से भी रोटेट करके यहीं पे आएगा। तो इट डज नॉट मैटर कि तुम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो 180 डिग्री से या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, क्योंकि 180 डिग्री एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं यूज किया। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे, ई की बार आइटा थीटा, थीटा कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि ई की बार आइटा पाई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। अब यहाँ पे तुम माइनस पाई भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है तुम्हारा -1 और साइन पाई होता है 0। तो बेसिकली किसी को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर मैं ई की पावर माइनस आइटा पाई रखता हूं तो ये बन जाएगा कॉस माइनस पाई प्लस आइटा साइन माइनस पाई। ये अगेन 0 होता है, ये अगेन -1 होता है, तो अगेन -1 से ही मल्टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, तुम्हें -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट वाला जो पॉइंट होगा ये क्या आ जाएगा, -1 × 3+2 आइटा, तो दैट इज -3 - 2 आइटा। सो दिस इज द पॉइंट जो हमें इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट मिलेगा 180 डिग्री रोटेट करके। ठीक, तो यहां पे हमने क्या चीजें अभी ऑब्जर्व की कि आइटा Z1 क्या होगा, Z1 रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, माइनस आइटा Z1 क्या होगा, Z1 रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री एंड माइनस Z1 क्या होगा, दैट इज Z1 रोटेटेड बाय 180 डिग्री। ये चीज है। अच्छा क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं इसकी। वो बोल रहा है कि 2 of the 4 vertices of a sphere are 0,0 and 4 + 4,3। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, फाइंड द अदर 2 vertices if sphere does not lie in the 4th quadrant। 4th क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ठीक, तो कहीं और भी लाई कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो, कि हमारे पास एक इस तरीके से 2 कोऑर्डिनेट्स हैं स्क्वायर के, एक ये 0,0 एंड एक फोर कोमा 3 को मैंने 4 + 3 आइटा लिख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया और इसको 0। ठीक, अब ये 2 वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। अब ध्यान से देखो, अगर ये 2 वर्टिसेस हैं स्क्वायर के तो स्क्वायर कैसा कैसा हो सकता है, तो या तो स्क्वायर हो सकता है ऐसा, ठीक, या तो हो सकता है एग्जैक्टली नीचे की तरफ। अब अगर ये हुआ इट लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, तो उसने क्लियरली बोला 4th क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो यानी कि ये नहीं होगा तो यही वाला होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, अब मेरे को क्विकली बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये और ले निकाल सकते हो तुम, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। हाँ आइटा से मल्टीप्लाई कर। बिल्कुल, तो आइटा इंटू 4 + 3 आइटा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। प्लीज कृतेश, आर्यन, उदय क्लियर करो, कंफर्म करो क्लियर हुआ। हाँ जी क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे को सोच समझ के बोलना कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा इसके वर्टेक्स कैसे निकालोगे, पहले सोचो फिर बोलना। तो क्या करोगे इसमें, ठीक, तो ये वाला पॉइंट तो क्लियरली पता चल जाएगा, आइटा इंटू 4 + 3 आइटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, ये इस तरीके से आ जाएगा, Z1 4 + 3 आइटा एंड ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा Z2
that is iota into 4 plus 3 iota, so that is nothing but minus 3 plus 4 iota. ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा कि ये इस तरीके से स्क्वायर जा रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये डायगोनल एक्ट करेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू पैरेललोग्राम रूल से हमारा ये z1 प्लस z2 नहीं आ जाना चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि जो डायगोनल है वो z1 प्लस z2 के बराबर नहीं होगी क्या? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, Yes, तो sir. सिंपली इन दोनों को ऐड करना था, तो तुम्हारा 4 प्लस 3 आइटा प्लस माइनस 3 प्लस 4 आइटा हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 7 आइटा चला जाएगा, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर एक तरह से वही डायगोनल वाले में भी यही हुआ, हाँ, मतलब तो प्लस बेसिक करके आ गया। एग्जैक्टली, तो याद रखो कोई भी पैरेललोग्राम में ये चीज चलेगी, ठीक है ना, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, सब में ये चीज चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है सर। अच्छा, अब दूसरा मेथड ये चीज है, एक्चुअली में किसी भी पैरेललोग्राम का ये रूल होता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट एंड इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। बात समझ में आई? सर कैसे? अरे डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है ना, कहने का मतलब अच्छा अच्छा ठीक है सर। डायगोनल का मिड पॉइंट और इस वाली डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा, तो कहने का मतलब ये चीज है, मैं ऐसे भी निकाल सकता था, इसको z ले लिया, ये 0 है, तो 0 और z का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज z प्लस 0/2, दैट विल बी इक्वल टू z1 प्लस z2/2। तो ये 2 कटेगा, तो यहाँ से भी z क्या आ रहा है, z1 प्लस z2 आ गया ना, तो वही तो आ रहा है इधर से, ये चीज समझ आया क्या चीज? यस सर। पक्का, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब देखो रोटेशन थ्योरम से मैं 45 डिग्री रोटेट करके इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, वो भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब एक्चुअली में अब मैं तुम्हें वो रोटेशन थ्योरम बता रहा हूँ, इन जनरल रोटेशन थ्योरम है अभी, ठीक, अब मैं वो रोटेशन थ्योरम तुम्हें बता रहा हूँ कि जिससे तुम्हें लेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो पहली बात तो ये समझो कि ये स्क्वायर की ये साइड है ए, तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है भाई, बताओ जरा, अगर साइड की लेंथ ए है तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है स्क्वायर के? a√2। बिल्कुल, √2 टाइम्स होती है, क्योंकि ये भी ए होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा ये √2a आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस z1 को सिर्फ 45 डिग्री रोटेट करूंगा तो वो ऐसा जाएगा, ठीक, वो ऐसा जाएगा, कहने का मतलब वो मेरे को 45 डिग्री रोटेट करके ये वाला पॉइंट मिलेगा, लेकिन मेरे को तो ये पॉइंट चाहिए, हाँ या ना, और ये वाली जो लेंथ है ये a है, मेरे को चाहिए √2a लेंथ। आई होप ये चीज क्लियर हुआ? सर कैसे, मेरे को फिर रिपीट कर दो। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने z1 को 45 डिग्री रोटेट किया, राइट, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें? ये वाला पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आई? जी सर। लेकिन हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए था, अब इसको यहां से ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? समझ में आया चीज? सर वो जब हम उसको 45 रोटेट करेंगे, वो ऐसा नहीं आएगा कि वो 2√a डिस्टेंस होगा पर वो एंगल 45 बनेगा? ना 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 बाबा, लेंथ तो सेम चेंज नहीं करती, याद कर, जब भी हम e की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ चेंज करती है क्या? नहीं सर। तो अगर ओरिजिनल वाले की लेंथ a है ओरिजिन से, तो जब मैं 45 डिग्री से रोटेट कर दूंगा तब भी तो जो आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा ना जिसकी लेंथ a है, लेकिन हमें तो √2a लेंथ वाला चाहिए पॉइंट। सर समझ आ गया सर। ठीक है, सो क्या चीज जा रही है, मैं दोबारा नीचे डायग्राम से मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, देखो तो अगर मान लो ये z1 है, ठीक, तो सबसे पहले ये आ जाएगा आइटा z1, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये a लेंथ जो z1 की है, राइट, ओरिजिन से इसको रेडियस मानते हुए सर्कल बना रहा हूँ, तो सर्कल का क्वार्टर ऑफ ए सर्कल ऐसा आ जाएगा। हाँ जी, उदय, कृतेश, सरब, क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर है। अब मैं अगर z1 को किसी भी एंगल से रोटेट करूंगा वो इसी आर्क के ऊपर लाई करेगा ना कहीं, तो अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट करूंगा तो वो मेरे को ये वाला पॉइंट देगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि उसकी लेंथ नहीं चेंज होगी। लेकिन अब मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, यानी कि मेरे को उसकी लेंथ भी चेंज करनी है। अब मेरे को उसकी लेंथ √2 टाइम्स करनी है, पहले लेंथ थी a, अब मेरे को उसकी लेंथ क्या करनी है, √2a, यानी कि अब लेंथ को √2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी उदय,
कृतेश क्लियर हुआ? तो सर हम जैसे वो Yes, sir, clear है. हाँ जी, एक्सपोनेंशियल वाला करते होते हैं तो वो साथ में रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे उसके। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल, अब मेरे को ये वाला कंसेप्ट तुम्हें बताना है। अब ये वेक्टर वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर वाला क्या कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर मान लो ये ए वेक्टर है, राइट, तो 2a वेक्टर क्या होता है भाई? 2a वेक्टर वो होता है कि पहली बात तो किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट से जब भी मैं किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, और उसकी लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि यही 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 2a वेक्टर बन जाएगा। उदय क्लियर हुआ? कृतेश, आर्यन? यस सर। ठीक है, तो होगा क्या, उसकी लेंथ नहीं चेंज करेगी, सॉरी उसकी लेंथ चेंज कर जाएगी, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी। अच्छा, अब अगर मैंने -1.5a वेक्टर ढूंढना है, तो अब ये नेगेटिव आने के कारण क्या होगा, उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये उल्टे डायरेक्शन में अब इसकी लेंथ 1.5 टाइम्स हो जाएगी, तो ये -1.5 टाइम्स ए वेक्टर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो नेगेटिव अगर कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर हुआ? यस सर। अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला वेक्टर, ये क्या आएगा, जब मैं z1 को 45 डिग्री से रोटेट करूंगा तो वो बन जाएगा z1 इंटू ई की पावर आइटा पाई बाय 4। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक, अब इसको, इसकी लेंथ है a, अब मेरे को इसकी लेंथ क्या चाहिए, √2 a चाहिए, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से, तो इसको मल्टीप्लाई बाय √2 कर लो, तो ये जो आएगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो हमारा z1 प्लस z2 आया था, तो ये z1 प्लस z2 होगा, इसकी वैल्यू वही आ जानी चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई? क्लियर है सर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या चीज जा रही है, ठीक ध्यान से देखना, ये क्या चीज जा रही है। हमारा z1 था 3 + 4 आइटा, तो ये बन जाएगा 3 + 4 आइटा इंटू ई की पावर आइटा पाई बाय 4 इंटू √2। ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो देखो ये क्या चला जाएगा, दैट इज √2 इंटू 3 + 4 आइटा इंटू cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. So that is √2 into 3 + 4 iota into 1 plus iota by √2. तो ये √2 कटा। ठीक, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 + 4 iota into 1, 3 + 4 iota, 3 into iota 3 iota, 4 iota into iota, that is 4 iota square, तो that is -4। तो क्या आ जाएगा, -1 + 7 iota, और यही तो आ रहा था। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। तो पता चला ना कि लेंथ वगैरह कैसे चेंज करनी है, ठीक है ना। तो देखो, अब जैसे एक और क्वेश्चन, ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स है हाइपोटेन्यूज का ऐसे, एंड एक है 5 + 6 आइटा, एंड ये 90 डिग्री है। इस तरीके से हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है वेयर दिस लेंथ दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। जल्दी बताओ क्या करोगे, जल्दी। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ढूंढने के लिए अगर मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करता हूं तो हमारा ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब ये वाले पॉइंट को क्योंकि अगर इसकी लेंथ a है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की लेंथ जो होती है वो √2a होती है, तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए। तो a से √2a कैसे मिलेगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, 5 + 6 आइटा को ई की पावर आइटा पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, जो पहले जस्ट अभी हमने किया था। बात समझ में आई? ये बोल रहा था सर। तो यस सर, यही प्रूव किया मैंने। कृतेश क्लियर हुआ? आर्यन? यस सर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, √2 इंटू ई की पावर आइटा पाई बाय 4 क्या होता है हमारा 1 + आइटा बाय √2, ठीक, इंटू 5 + 6 आइटा, √2 कटेगा तो 1 + आइटा बाय 5 + 6 आइटा क्या बन जाएगा, 5 + 6 आइटा प्लस आइटा 5 आइटा -6, so that would be -1 + 11 आइटा। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ? यस सर। डाउट तो नहीं? पक्का? नो सर। ठीक है। इन जनरल अभी रोटेशन थ्योरम मैं बता रहा हूँ, ये अभी तक इन जनरल रोटेशन थ्योरम नहीं बताई मैंने,
ठीक है, अभी इन जनरल रोटेशन थ्योरम पे आ गए। ठीक है, तो देखो इन जनरल रोटेशन थ्योरम पता क्या है कि देखो अभी तक हमने सारी की सारी चीजों को रोटेट किसके अबाउट किया, ओरिजिन के, है ना, बात समझे। यस सर। हमने सारी की सारी चीजों को ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया है, इसके अलावा नहीं अभी तक हमने रोटेट किया, राइट। अब हमें रैंडमली किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा दो स्क्वायर की वर्टिसेस है ये z1 z2। अब जो रोटेशन करेंगे वो z1 के अबाउट रोटेट करेंगे ना 90 डिग्री से, तब जाके मेरे को ये पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आई। यस सर। तो अब z1 के अबाउट यानी कि इन जनरल किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट कैसे करेंगे, समझे ये चीज। यस। ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम करेंगे। क्या चीज, तो एक्चुअली में पहले पता क्या हो रहा था, पहले भी हम यही काम कर रहे थे, बस वो चीज दिख नहीं रही थी। पहले हम पता क्या कर रहे थे, ये वाला वेक्टर ले रहे थे। अब याद है तुम्हें वेक्टर कैसे निकालते हैं, हेड माइनस टेल करके, हाँ जाना। यस सर। राइट, अब इसका टेल क्या है, सर इसका 0,0 था इसलिए पता नहीं लगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली तो ये एक्चुअली में z माइनस 0 था, तो इसलिए वो चीज पता नहीं चल रही थी। रितिश क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे ये वाला वेक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये वेक्टर निकालेंगे पहले, तो वो आ जाएगा हेड माइनस टेल दैट इज z2 माइनस z1। अब ये वाला वेक्टर अज्यूम करो ये z पॉइंट है, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा z माइनस z1, हाँ या ना, कोई डाउट। यस सर। तो अब इस वेक्टर को आयटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके ये वेक्टर मिलेगा, यानी कि z माइनस z1 जो होगा ये आयटा टाइम्स z2 माइनस z1 के बराबर होगा। ये चीज क्लियर हुई। क्लियर है सर। ठीक, तो यहां से मेरे को z क्या मिलेगा, z वुड बी z1 प्लस आयटा टाइम्स z2 माइनस z1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। सर ये चीज याद रखनी है। यार ये कंसेप्ट याद रखो ना बस तुम, कि ये वाले वेक्टर को e की पावर आयटा थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा तुम्हें। सर कंसेप्ट तो पता लग गया, मैं कह रहा हूँ नीचे जो आपने चीज बनाई वो तो ये नहीं वाली याद चीज करना। ना 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 ना, ना कंसेप्ट याद रखना। देखो मैंने ये चीजें याद थोड़ा ना कर रखी हैं, अदरवाइज देखो अगर मैंने ये चीजें रटी होती ना या याद की होती, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताता, इसके बिहाइंड ये जो सारी थियरी है ये मैं तुम्हें कभी बता ही ना पाता। हाँ जी सर। स्टेप बता रहा हूँ ना तुम्हें, क्योंकि मैंने ये चीजें याद नहीं की। और अगर कंसेप्ट याद रखोगे ना, कंसेप्ट का बेस याद रखोगे, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो इन जनरल कंसेप्ट अब क्या आ गया कि हमारे पास ये है z1 z2 z3, ये z3 है, तो ये वाला वेक्टर निकाला। अच्छा, वी हैव टू अज्यूम कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है बाय द वे, तभी जाके रोटेट कर रहा हूं ना, अदरवाइज रोटेट करके सेम मार्क पे नहीं आएगा। ठीक, अभी फिलहाल हम क्या कंसेप्ट करें कि दोनों की लेंथ क्या है सेम। बात समझ में आई। यस सर। क्या जाएगा, ये वेक्टर जाएगा z1 माइनस z2 और ये वेक्टर जाएगा हमारा z3 माइनस z2। ठीक, अब हमारा क्या कंसेप्ट आ जाएगा कि z1 माइनस z2 अगर ये इसके बीच में एंगल थीटा है तो इंटू ई की बार आयटा थीटा करूंगा तो जाके मेरे को z3 माइनस z2 मिलेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। गुड गुड, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लो इन जनरल। ठीक है, एग्जांपल इज एक पॉइंट है वो बोल रहा है 1 प्लस 2 आइटा एंड एक पॉइंट बोल रहा है 6 प्लस 4 आइटा। ये दोनों स्क्वायर के वर्टिसेस है। अब स्क्वायर के बाकी वर्टिसेस निकाल, इस तरीके से स्क्वायर है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ नहीं है। ठीक है, मान लो ये z1 है, अज्यूम करो। ठीक है, तो अब ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा, सो दैट वुड बी 6 माइनस 1 इज 5 प्लस 2 आइटा। बात समझे। और ये क्या आ जाएगा, दैट इज z1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा। तो क्या बनेगा मेरा, दैट इज z1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा वुड बी इक्वल टू दिस इंटू आइटा, दैट इज 5 प्लस 2 आइटा इंटू आइटा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो यहां से मेरे को z1 क्या मिला, दैट इज 1 प्लस 2 आइटा प्लस 5 आइटा माइनस 2 आइटा।
ठीक, 2 आइटा इंटू आइटा माइनस 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -1 प्लस 5 प्लस 2 7 आइटा, तो दैट वुड बी Z1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। क्लियर है सर। ठीक, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इन दैट केस ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? ठीक, उसके लिए अगेन इस वेक्टर को प्लस इस वेक्टर को करेंगे तो जाके ये वाला वेक्टर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लेट्स से ये Z2 है, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा? Z2, ये वाला वेक्टर वो आ जाएगा Z2 माइनस 1 प्लस 2 आइटा। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर तो मेरे को पता चल गया 5 प्लस 2 आइटा, और ये वाला वेक्टर ये जा रहा है, और Z1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हम, दैट इज -1 प्लस 7 आइटा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 7 आइटा माइनस 1 माइनस 2 आइटा, सो दैट इज -2 प्लस 5 आइटा। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, वेक्टर अपना जो वेक्टर एडिशन होता है पैरेललोग्राम का लो, इन दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा मेरे को? ये वाला मिलेगा, दैट इज Z2 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, that would be equal to first vector, that is 5 plus 2 iota, plus the other one, that is -2 plus 5 iota, so that would be equal to 3 plus 7 iota, that is Z2 minus 1 plus 2 iota। ठीक, तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 plus 2 iota plus 3 plus 7 iota, so that is 4 plus 9 iota। तो ये तुम्हारा चौथा वर्टेक्स आ जाएगा, फोर्थ वन। ठीक है, इससे Z2 आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करना है? यस सर। पक्का, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, आज मैं फिलहाल इतना ही करवा रहा हूँ रोटेशन थ्योरम का। बिल्कुल लास्ट पॉइंट एक हमारा बचा हुआ है, वो मैं कल आते ही तुम्हें लेक्चर की स्टार्टिंग में करा दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो, डन, थैंक यू। ओके सर। ओके।